गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रिया। सो हमने इससे पहले की क्लास में क्या पढ़ा कि सिलेक्शन ऑफ साइट क्या होता है, कि अगर हमें कोई भी साइट या कोई भी एरिया सेलेक्ट करना है तो हमें क्या क्या चीज़ें अपने माइंड में रखनी चाहिए, क्या क्या पॉइंट अपने माइंड में रखकर हमें किसी भी साइट को चूज करना चाहिए, किसी भी साइट को सेलेक्ट करना चाहिए। अब हम इस क्लास में जानेंगे थ्योरीज ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशंस जो बताए हैं अल्फ्रेड वेबर्स ने। ठीक है, मतलब इंडस्ट्रियल लोकेशंस के लिए कुछ थ्योरीज दी गई हैं अल्फ्रेड वेबर्स के द्वारा, और उन्होंने क्या थ्योरी दी है हम इस क्लास में ये चीज जानेंगे। ठीक है, तो अल्फ्रेड वेबर थ्योरी क्या है इनकी? इट इज अ जर्मन इकोनॉमिस्ट। अल्फ्रेड वेबर क्या थे? जर्मन इकोनॉमिस्ट थे। ठीक है, who made a systematic study of location and published his distinguished the theory of industrial location। मतलब क्या कहना चाहता है कि इन्होंने एक सिस्टमेटिक स्टडी की है लोकेशन के बारे में, क्योंकि जो भी थ्योरी है हम उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से जानते हैं, तभी तो हम देते हैं कि हाँ ये चीज ऐसी होनी चाहिए। तो वैसे ही अल्फ्रेड वेबर ने बहुत ही सिस्टमेटिक स्टडी कर रखी थी लोकेशन के बारे में और पब्लिश किया उनका एक न्यू थ्योरी। क्या था? थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन। अल्फ्रेड वेबर ने एक थ्योरी दी जिसे हम क्या कहते हैं? थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन। इन्होंने लोकेशन के बारे में एक सिस्टमेटिक स्टडी कर रखी है इन 1909 में। ठीक है, 1909 में क्या क्या दिया? तो इन जर्मन लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज में, मतलब जो भी उन्होंने थ्योरी दी वो किस किस लैंग्वेज में थी? जर्मन लैंग्वेज में। मतलब अल्फ्रेड वेबर के द्वारा जो भी थ्योरी लिखी गई है वो जर्मन लैंग्वेज में थी। ठीक है, और फिर इन 1990 इट वाज ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश बाय कार्ल जॉर्जिन फ्रेडरिच। मतलब कि क्या बोलते हैं, कार्ल जॉर्जिन फ्राइड के द्वारा जो ये थ्योरी दी गई थी अल्फ्रेड वेबर के द्वारा, उसको ट्रांसलेट कर दिया गया इंग्लिश में। ठीक है, his whole study is based upon analytical study of general factors which pull an industry towards different geographical location। और उन्होंने पूरी स्टडी कर रखी थी, उन्होंने जो भी स्टडी कर रखी है वो इस चीज पे बेस्ड है कि कैसे हम एनालाइज कर सके। मतलब उन्होंने जो भी थ्योरी दी है उसको इस तरीके से स्टडी किया ताकि वो ये चीज बता सके कि आपको अगर कोई भी लोकेशन लेना है, कोई भी ज्योग्राफिकल एरिया में कोई भी लोकेशन चूज करना है अपनी इंडस्ट्रीज के लिए, अपने फॉर्म के लिए, अपने बिजनेस के लिए, तो आप क्या चीजें ध्यान देंगे, क्या क्या चीजें एनालाइज करेंगे, क्या क्या चीजें को देखेंगे कि हाँ इसके बेसिस पे मुझे ये चीजें लेनी चाहिए। तो वो थ्योरी किसने दिया है? अल्फ्रेड वेबर में, और उसको उन्होंने लिखा था जर्मन में, पर इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया गया 1990 में। किसके द्वारा? कार्ल जॉर्जिन के द्वारा। ठीक है, अब हम चलते हैं, थोड़ा ब्रीफली समराइज वे में बताया गया है कि इन्होंने थ्योरी में दिया क्या है। इन डिटेल हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, पर हम इस क्लास में ये जानेंगे कि इन्होंने जो समरी दी है वो ब्रीफली कैसे, मतलब ब्रीफली जानेंगे क्या क्या चीजें उन्होंने दी थी। देयर आर फिक्स सेंटर ऑफ कंजप्शन। ये ऐसा कहते हैं, इनका मानना ऐसा है कि हमें क्या करना चाहिए कि जो कंजप्शन का पॉइंट है वो एक प्लेस, एक फिक्स प्लेस रखना चाहिए, कि मतलब ये सेंटर है, जिसे भी कंजप्शन मतलब जिसे भी प्रोडक्ट चाहिए वो इस पॉइंट पे आएगा और इस पॉइंट से अपनी जो भी नीडेड रिक्वायरमेंट प्रोडक्ट है वो यहाँ से लेके जाएगा। मतलब एक फिक्स सेंटर रख दो कंजप्शन का, कि यहाँ ही सारी चीजें मिलेंगी, आपको यहाँ आना पड़ेगा अगर आपको कंज्यूम करना, आपको ये चीजें लेनी है तो। ठीक है, फिर ये कहते हैं कि द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल सेम एट ऑल प्लेसेस और देयर इज अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। ये ऐसा कहते हैं कि रॉ मटेरियल की जो भी कॉस्ट है वो सब जगह एक होनी चाहिए, ताकि जो देखो, ये इनका कहना इसलिए ऐसा है कि जैसे रॉ मटेरियल का प्रोडक्ट मान लो कि हम जहाँ प्रोड्यूस कर रहे हैं वहां 15 रुपए है। ठीक है, हमने जो लोकेशन रखी हुई है, हमने जो लोकेशन लिया हुआ है अपने फर्म के लिए, वहां पे हमारे रॉ मटेरियल का जो कॉस्ट है वो 15 है, और दूसरी जगह जब हम जाएंगे तो उसी रॉ मटेरियल का कॉस्ट हमारा क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा? हमारा प्रोडक्शन चार्ज बढ़ जाएगा ना, और इसकी वजह से क्या होगा? यहाँ पे यहाँ के प्रोडक्शन चार्ज में और यहाँ के प्रोडक्शन चार्ज में डिफरेंस हो जाएगा। और जब यहीं पे वो चीज, अगर मान लो ये अपनी प्रॉफिट, प्रोडक्शन चार्ज इसके 15 है, तो अगर इसका प्रॉफिट अगर ये सेल भी करता है 20 में, तो इसकी वजह से इसके सेल पॉइंट, जो ये सेलिंग रेट है वो, और इसकी सेलिंग रेट जो है वो डिफरेंट हो जाएगी।
तो इसीलिए इनका मानना ये था कि हमें रॉ मटेरियल कॉस्ट सारी जगह क्या रखना चाहिए, सेम रखना चाहिए। क्योंकि हो सकता है उनके पॉइंट में ये भी है कि अगर मान लो अगर सेम नहीं रहा, अगर हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट कहीं पे रॉ मटेरियल कहीं पे कम में मिल रहा है, कहीं पे ज्यादा मिल रहा है, तो इसी के बेसिस पे तो हमारा प्रॉफिट होता है कि अगर मान लो हम 15 रुपए का प्रोडक्शन ही कॉस्ट है हमारा, तो हम उसको सेल करेंगे तो प्रॉफिट तो रखेंगे, और अगर 5 रुपए की मार्जिन लेकर चलते हैं तो ये 20 का हो जाएगा और ये 25 का हो जाएगा। तो इसकी वजह से कस्टमर इसके सामान को लेना ज्यादा प्रेफर करेगा, और इसी की वजह से इसके जो सेलिंग सेलिंग रेट है वो बढ़ जाएगी, और इसका जो सेलिंग रेट है वो कम हो जाएगा। तो वही कहना चाहते हैं कि जो भी आप रॉ मटेरियल रख रहे हैं उसका कॉस्ट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए सारे प्लेसेस पे, ताकि जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है वो ना हो। तो इसलिए ये चाहते थे कि जो भी रेट है रॉ मटेरियल का वो सेम रहे। पहला, कंजप्शन पॉइंट सेम हो। फिर दूसरा कि रॉ मटेरियल जो है उसका प्लेस सेम एट ऑल प्लेसेस, मतलब जो भी कॉस्ट है वो सेम होना चाहिए। उनका मानना ऐसा ही था कि अगर कॉस्ट जो है वो अगर इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, तो उससे बहुत इफेक्ट पड़ता है। बहुत सारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस होते हैं। बहुत सारे फैक्टर क्या इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, हमारा प्रोडक्शन चार्ज बढ़ सकता है, कहीं पे रॉ मटेरियल चार्ज कम है तो हमारा प्रोडक्शन चार्ज कम हो जाएगा, हमारी प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगी, प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा हो जाएगा। और जो नहीं कर पाएगा, कंपटीशन हुआ दो लोग के बीच में, तो एक इंसान को लॉस बेयर करना पड़ सकता है। अब जैसे कैसे, मान लो इन दोनों के बीच में कंपटीशन हो गया, तो फिर इसकी मजबूरी है कि इसको अपने प्रोडक्शन चार्ज पे ही देना है, और अगर ये अपने प्रोडक्शन चार्ज पे नहीं देता है, ये अपना 5 रुपए मार्जिन रखता है, तो फिर इसकी सेलिंग रेट कम हो सकती है। तो ये सब चीजें हैं, ये फैक्टर इस तरीके से रॉ मटेरियल का फैक्टर जो है अफेक्ट करता है। तो ये चीजें कह रहे हैं, सेंटर ऑफ लेबर सप्लाई आर फिक्स, दे हैव अनलिमिटेड सप्लाई इन कांस्टेंट कॉस्ट। और सेंटर ऑफ लेबर सप्लाई मतलब लेबर की जो सप्लाई है उसका भी सेंटर सेम होना चाहिए, और अनलिमिटेड सप्लाई होनी चाहिए कांस्टेंट रेट में। मतलब एक कांस्टेंट रेट होना चाहिए कि जो भी मजदूर है उनकी सबकी जो रेट है वो सेम हो। तो ये ऐसा कहना चाहते थे, इनकी थ्योरी इस चीज पे बेस है। दूसरा चीज, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आर मेनली इन्फ्लुएंस्ड बाय वेट ऑफ मटेरियल एंड डिस्टेंस ओनली। क्या कहना चाहते हैं ये, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो है वो किस पे इन्फ्लुएंस होता है। जैसे कि अगर मान लो हम कहते हैं कि हमारे ये प्रोडक्ट है, इसको क्या करना है कि हमको इस जगह से यहाँ ले जाना है, ठीक है, यहाँ पे पहुंचाना है कस्टमर्स के पास। तो ये ट्रांसपोर्ट सर्विस है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो है, हमारा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो है वो हमारा किसके बेसिस पे होना चाहिए, वेट के और डिस्टेंस के। मतलब ये ऐसा कहना चाहते हैं कि हमें ये चीज फिक्स कर देनी चाहिए कि अगर हमारा प्रोडक्ट का 1 kg है तो उसका पैसा 5 रुपए लगे। तो अगर हमारा प्रोडक्ट की वेट जो है 2 kg है, 3 kg है, जो भी वेट है जिस रेशियो में है, उस रेशियो के अकॉर्डिंग एक फिक्स रेट होना चाहिए कि हाँ वेट के बेसिस पे अगर वजन ज्यादा है, जिसे डिस्टेंस ये चीज नहीं फिक्स करना है कि नहीं आप अगर एक बार ले जा रहे हो तो आपको ये रेट होगा, ये रेट होगा, नहीं। आप कुछ ऐसा पॉइंट रखिए जैसे कि वेट के बेसिस पे, अगर जो प्रोडक्ट है उसकी वेट ज्यादा है तो उसका ज्यादा लगेगा। वेट के बेसिस पे आपको क्या करना है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट देना है। जैसे कि मान लो हमारा जो प्रोडक्ट है, अगर हम ये चीज बता दिए कि 1 kg के लिए हम 5 रुपीज लेते हैं, तो अगर आपका प्रोडक्ट 5 kg का है तो इसके लिए हम आपसे 25 रुपीज लेंगे, ठीक है। और 25 रुपीज देंगे, और ऊपर से डिस्टेंस भी मैटर करेगा कि अगर 1 किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर के लिए 10 रुपए, तो 2 किलोमीटर के लिए अगर आपका ज्यादा दूर है 5 किलोमीटर का तो 50 रुपए आपको देने पड़ेंगे। तो इस तरीके से ये कहना चाहते थे कि हमारा जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वो इन्फ्लुएंस होना चाहिए उसके वेट के बेसिस पे और उसके डिस्टेंस पे। मतलब कि हमारा जो भी रेट फिक्स करें हम ट्रांसपोर्ट कॉस्ट के लिए, वो किस पे इन्फ्लुएंस हो, वेट के और डिस्टेंस की। मतलब हम जो भी कॉस्ट फिक्स कर रहे हैं उसका वेट होना चाहिए, वेट के बेसिस पे हम फिक्स करें कि हाँ अगर इसकी इतनी वेट है तो इसका इतना रेट होगा, और अगर डिस्टेंस के बेसिस पे तो डिस्टेंस इतना है तो इतना रेट होगा। ये चीजें ये कहना चाहते थे कौन, अल्फ्रेड वेबर, ठीक है। अल्फ्रेड वेबर की यही समरी है। नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे इन डिटेल में कि ये क्या क्या थ्योरी दिए थे। ये दो फैक्टर में दिए थे, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी बेसिस पे, कि अगर हम प्राइमरी बेसिस पे देखते हैं तो हमें कैसे ध्यान देना है, क्या करना है, और सेकेंडरी बेसिस पे देखते तो हमें क्या करना है, ठीक है। सो यहाँ पे क्लास खत्म होता है। थैंक यू।